चलिए जी स्टार्ट करते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ द मीडिया कॉन्टेक्स्ट. ठीक है जी. दिस इज ऑल अबाउट अवर पेपर 2 and this is all about media context, the last topic. This topic is all about the ways in which the candidate's own experiences of media consumption. We need to understand the whole topic first, what is meant by this topic. Number one key element in this is all about candidates' own experiences. It means we need to talk about the experiences of the candidates. It means your experiences related to the consumption. To develop your product, you need to consume any sort of media text. Okay? Candidates' own experiences of media consumption. And this consumption will define the trends in audience behavior. कि आपने एक ऑडियंस बन के एक कंटेंट को कंज्यूम किया था और वो कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस है वो आपके ऑडियंस बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है कि ऑडियंस किस तरीके से बिहेव करती है. ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफरेंट टॉपिक्स we have discussed till now. The ownership and funding areas, we discuss about the technology one, we discuss about the synergy, technological convergence, but this is all about your experiences. ठीक है. You need to give the examples of your own film referencing. You need to give the examples of the films which you have discussed and which you have understand during this whole process. ठीक है. To understand this topic, we need to understand the audience behavior first. कि audience किस तरीके से behave करती है. ठीक है जी. The first area is all about to know about the audience behavior. This is very important to understand. देखिए जी हमारे पास दो तरह की ऑडियंस होती है. एक होती है हमारी एक्टिव ऑडियंस और एक होती है हमारी पैसिव ऑडियंस. एक्टिव ऑडियंस वो होती है जिनके पास दे हैव एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया कंटेंट. यानी कि ये वो आपकी ऑडियंस होती है जिसके पास एबिलिटी होती है मीडिया कंटेंट को एनालाइज करने की. क्या करने की बेटा? मीडिया कंटेंट को एनालाइज करने की. ठीक है. देखिएगा बहुत ही सिंपल सी चीज है. हमारे पास एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ऑडियंस बिहेवियर की तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस. नंबर वन इज एक्टिव ऑडियंस हु हैव एबिलिटी टू एनालाइज द मीडिया टेक्स्ट. मीडिया कंटेंट को एनालाइज करने की एबिलिटी होती है. तुम लोग एक एक्टिव ऑडियंस हो. ठीक है. एंड वी हैव पैसिव ऑडियंस हु डू नॉट हैव एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया टेक्स्ट. सुन ऑडियंस बिल्कुल फारिग. ठीक है. यानी कि बिल्कुल जो बोलोगे यस बॉस करेंगी. ठीक है. बहुत सारी हमारी सोसाइटी में जो कल्चरली डिप्राइव्ड लोग होते हैं दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द पैसिव ऑडियंस. दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द पैसिव ऑडियंस. ठीक है. एंड जो लिटरेट ऑडियंस होती है वो क्या होती है? एक्टिव ऑडियंस होती है. क्या होती है? एक्टिव ऑडियंस होती है. डू नॉट हैव एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया टेक्स्ट. अब आ जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज है. अब देखें ऑडियंस का बिहेवियर है. अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करता हूं. देखें लेट्स सपोज ये था हमारा मीडिया कंटेंट. ठीक है. मीडिया कंटेंट क्या हुआ? ऑडियंस तक पहुंचा. अब जो ऑडियंस बिहेवियर है, ऑडियंस रिएक्शन जो है, ऑडियंस रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिव और पैसिव ऑडियंस के ऊपर. अगर एक्टिव ऑडियंस होगी तो दे विल रिएक्ट इन द सेम वे. सॉरी, दे विल पैसिव ऑडियंस होगी तो दे विल रिएक्ट इन द सेम वे.
यानी कि बिल्कुल जो मीडिया कंटेंट आएगा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेंगे। वल्नरेबल ऑडियंस होती है, आपके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अब यानी कि जिनका कोई ऐसे लोग जिनके पास एबिलिटी टू इंटरप्रेट नहीं होती है, सही है, उनको जो बोला जाए वो वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, पैसिव ऑडियंस होते हैं, सही है। बट इफ यू टॉक अबाउट द पीपल हु आर लिटरेट पीपल हु आर कल्चरली एक्टिव, जिनके पास बहुत सारे मैटर नैरेटिव्स उनके पास होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, बोलते हैं भाई वी विल फॉलो दिस टेक्स्ट और वी विल रिजेक्ट दिस टेक्स्ट। एम आई राइट? यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पहले हम थोड़ा ऑडियंस बिहेवियर को समझेंगे और इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू इंप्लीमेंट दिस टॉपिक इन अवर क्वेश्चन। सही है जी? तो देखिए, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, अब देखिएगा, हम पहले कहते हैं मीडिया के कुछ मॉडल्स होते हैं, कहते हैं डायरेक्ट अफेक्ट मॉडल। डायरेक्ट अफेक्ट मॉडल का मतलब यह है कि मीडिया कंटेंट का डायरेक्ट अफेक्ट है। क्या है बेटा? डायरेक्ट अफेक्ट है। सही है, मीडिया कंटेंट का क्या है बेटा? डायरेक्ट अफेक्ट। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि जो हमने पहले भी एग्जांपल बिल्ड की थी, लेट्स सपोज ये हमारा मीडिया कंटेंट आया और ये मीडिया कंटेंट ऑडियंस तक पहुंचा, ऑडियंस तक पहुंचा, सही है, एंड द ऑडियंस react in the same way। ऑडियंस क्या करती है? रिएक्ट कर रही है इन द सेम वे। इस पूरे मॉडल को हम कहते हैं हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोडर्मिक सिरिंज। हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल का मतलब क्या है कि भाई ऑडियंस, द मीडिया टेक्स्ट एक्ट एज अ सिरिंज। सिरिंज क्या होती है? आपके दिमाग के अंदर होती है, कोई भी निडल होती है दिमाग के अंदर, वो जब जाती है बात तो यू विल रिएक्ट इन द सेम वे। ठीक है, लेट सपोज द वायलेंट कंटेंट डेवलप अ वायलेंट इंपैक्ट ऑन द मीडिया, ऑन द ऑडियंस। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसकी एग्जांपल दे देते हैं। वायलेंट कंटेंट डेवलप violent effect on audience। हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, इट मींस कि भाई देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द मीडिया कंटेंट। क्या कहते हैं हम? देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या है? हमारी ऑडियंस पैसिव है, बिल्कुल, दे डोंट हैव एबिलिटी टू एनालाइज द मीडिया टेक्स्ट, और क्या है? डायरेक्ट इंपैक्ट है मीडिया कंटेंट का, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द, यानी कि कंटेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। जब कंटेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा तो उसका मतलब क्या है? वॉयलेंट कंटेंट लोगों ने देखा, बिल्कुल वॉयलेंट वे में एक्ट करना शुरू कर दिया। वॉयलेंट कंटेंट देखने के बाद लोगों ने वॉयलेंट वे में एक्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज मीडिया का इफेक्ट क्या है? एक सिरिंज की तरह, एक निडल की तरह लोगों के दिमाग में जाता है। दे विल रिएक्ट इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल। अब सवाल ये उठता है, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, अब जरा देखिएगा, क्या कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस जो है कंजम्पशन का और ऑडियंस बिहेवियर का, अगर आप एक हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल का शिकार हुए किसी मॉडल को, फिल्म को देखने के बाद कि आपने कहा मैंने वैसी फिल्म बनानी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल ये मैंने ये फिल्म देखी थी और माय कंजम्पशन एक्सपीरियंस बिकम इन माय फिल्म, मैंने उस फिल्म को रीडेवलप किया। सही है, यानी कि मुझ पे उस फिल्म ने एक हाइपोडर्मिक सिरिंज फिल्म का हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल का इम्पैक्ट क्रिएट किया। इस चीज़ के साथ थोड़ा सा रिलेट करना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो अब मैं नेक्स्ट चीज़ करा रहा हूँ उससे आप लोगों को लिंक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, हमने डायरेक्ट इफेक्ट कर लिया, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट को, कि हमारी जो ऑडियंस है, हम जो मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में जो हमारे पास मीडिया का मॉडल आता है वो आता है ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल।
ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल क्या कहता है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल दिया था स्टुअर्ट हॉल ने, बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरिस्ट हैं मीडिया स्टडीज़ के हवाले से, ठीक है। और इन्होंने हाईलाइट किया कि मीडिया का इफेक्ट डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात की। इनडायरेक्ट इफेक्ट की कैसे बात की मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो इन्होंने जो बात कही कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो पैसिव नहीं होती, एक्टिव होती है। इनके नज़दीक ऑडियंस जो है एक्टिव ऑडियंस की बात की, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एग्जिस्ट करती है, इंटरप्रिटेशन की एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखिए इनके नज़दीक सबसे पहले एक होता है प्रोड्यूसर। देखिए जी, प्रोड्यूसर जो होता है इनके नज़दीक क्या करता है, मीडिया टेक्स्ट को इनकोड करता है। क्या करता है बेटा? मीडिया टेक्स्ट को इनकोड करने का मतलब कैसे करेगा, यानी कि मीडिया टेक्स्ट को एक तरह से बंद करेगा मीडिया लैंग्वेज के अंदर। अब ये मीडिया की लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि कोई भी कहानी को वो मीडिया के लैंग्वेज में समझता है, जैसे कि कैमरा, साउंड, एडिट, मेज़ेंसीन। ठीक है, यानी कि एक प्रोड्यूसर अपने ख्याल को, अपनी गुमान को एक मीडिया कंटेंट में समो देता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, वो कंटेंट जाता है किसके पास? ऑडियंस के पास। ऑडियंस क्या करती है, उस मीडिया टेक्स्ट को डिकोड करती है। क्या करती है? डिकोड। अब ऑडियंस क्या है मेरा बेटा? हमने पहले कह दिया इनके नज़दीक ऑडियंस जो है वो एक्टिव है। क्या है बेटा? एक्टिव ऑडियंस जब किसी भी मीडिया टेक्स्ट को डिकोड करेगी तो बहुत सारे मीनिंग्स उसके एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती है। जैसा कि इसके नज़दीक एक होता है ऑडियंस उसको प्रेफर्ड कोड में ले, उसको इंटरप्रेट करे टेक्स्ट को, क्योंकि वो एक्टिव ऑडियंस है, एनालाइज की एबिलिटी रखती है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट एज प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर ने बना के दी वो चीज़ एक्सेप्ट कर ले। सही है, इंटरप्रेट किया उसने कहा ये चीज़ सही है, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस नैरेटिव। ठीक है, दूसरा ऑप्शन डिकोड करने का क्या होता है भाई? डिकोड करने का दूसरा ऑप्शन होता है नेगोशिएटेड कोड। यानी कि पार्शियली एक्सेप्टेड, यानी कि मैं उसको आधा मानता हूं, आधा नहीं मानता। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है अपोजिशनल। क्या होता है? ऑपोजिशनल कोड, यानी कि एज अ ऑडियंस आप उस टेक्स्ट को रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो बेटा? रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आपने उस चीज़ को एनालाइज किया। अब मैं इसको याद करने के लिए बड़ा आसान सा मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। इस पूरे मॉडल को याद करने का तरीका है प्री नेग ओ, प्रेफर्ड, नेगोशिएटेड एंड अपोजिशनल। एम आई राइट? सही है। प्रेफर्ड यानी कि पॉजिटिव, ऑपोजिशनल का मतलब नेगेटिव अबाउट द कंटेंट, नेगोशिएटेड का मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। यहां तो समझ में आई बात? ठीक है, अब प्री नेगो का मतलब क्या है? प्री इज इक्वल्स टू प्रेफर्ड कोड, नेग इज इक्वल्स टू नेगोशिएटेड कोड एंड ओ इज इक्वल्स टू ऑपोजिशनल कोड। आप ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल को प्री नेगो से याद कर सकते हैं, आपके लिए बड़ी याद करना आसान हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, दुनिया के अंदर कोई भी एक्टिव ऑडियंस होती है, स्टुअर्ट हॉल के इस मॉडल के ऊपर वो कंप्लीटली सेट इन होती है कि वो कुछ कंटेंट को एक्सेप्ट करती है,
कुछ को नेगोशिएट करती है और कुछ को अपोज कर देती है, ठीक है। जब आप अपनी फिल्म बना रहे थे तो आपने डेफिनेट सी बात है कुछ जगहों पर रिसर्च की थी और वहां पर आपने फिल्म्स के रेफरेंसिंग दिए थे। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट की जॉनरा रिसर्च से, आपने अपनी जॉनरा की कुछ फिल्म्स को देखा होगा, सही है। अब जब जॉनरा रिसर्च की, अब मैं आपको पहले तो एक साथ सारी चीजें बता देता हूँ, फिर आपने अपनी इंस्टीट्यूशन रिसर्च की, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आपने इंस्टीट्यूशन रिसर्च करते हुए कुछ फिल्म्स लाजमी देखी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आता है आपका डायरेक्टर रिसर्च होगी, उस डायरेक्टर की आपने लाजमी 2-3 फिल्म्स देखी होंगी। एक सेकेंड। अब उसके अलावा हमारे पास, हमने कहा जॉनर रिसर्च, इंस्टीट्यूशन रिसर्च, डायरेक्टर रिसर्च, उसके बाद हमने किया था बड़ा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट विच वाज फिल्म रेफरेंसिंग, सही है। अब इन सारे असाइनमेंट्स के लिए आपने क्या किया होगा, या हम एक्सपेक्ट करते हैं आपने कंजम्पशन ऑफ फिल्म्स की होंगी, कंजम्पशन ऑफ, और उन फिल्म्स में से कुछ को आपने अपने प्रेफर्ड कोड में रखा हुआ होगा, ज्यादातर फिल्म को आपने नेगोशिएटेड कोड में रखा होगा, यानी कि कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली, कुछ चीजें उसकी रिजेक्ट कर दी, और कुछ को आपने कुछ फिल्म्स को आपने अपोज कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा कि भाई ये मेरे से रेलेवेंट कंटेंट में नहीं है, ठीक है। अब आपने अपने आंसर के अंदर, इस कैंडिडेट्स ओन एक्सपीरियंसेस के आंसर के अंदर आपने क्या करना है, इन तीनों चीजों को फिल्म्स के रेफरेंस से एक्सप्लेन करना है कि मैंने लेट सपोज ये 3 फिल्म्स देखी और मैंने आई कंज्यूम दिस मीडिया टेक्स्ट एज अ प्रेफर्ड कोड, इसको देखा मैंने, इसमें से 4 चीजें एक्सपेक्ट आउट कर ली, इसको देखा मैंने, इसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इट्स इररिलेवेंट फॉर माय कंटेंट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? फाउंडेशन पोर्टफोलियो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? फाउंडेशन पोर्टफोलियो। जब मैंने कहा आपका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन पोर्टफोलियो था, तो डेफिनेट सी बात है उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए आपका कुछ बिहेवियर रिक्वायर्ड था, एंड यू एक्टेड एज एन एक्टिव ऑडियंस, सही है। अब जो एक्टिव ऑडियंस के तौर पे आपने काम किया, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल 3 तरह के आपके रेफरेंसेस होते हैं, 3 तरह के इंपैक्ट्स होते हैं ऑडियंस बिहेवियर के अंदर, तो आपका आंसर इस तरह से बिल्ड हो जाएगा। यहां तक समझ में आती है बात? Now I'm going to teach you how to apply this audience reception model in your textual analysis. ठीक है, टेक्सचर एनालिसिस आपने क्या किया हुआ है। अब देखिए मेरी बात सुने, आप टेक्सचर एनालिसिस में रेफर कर सकते हैं इस टेक्निक को, ठीक है, यानी कि ऑडियंस। अच्छा जी, अब हम ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं मीडिया टेक्स्ट या फिर टेक्सचुअल एनालिसिस को। अब देखें, याद रखें, आप ये बात कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट्स हॉल audience reception model, the media audiences are active and they can consume the media text or they can decode the media text into preferred, negotiated and oppositional way, into oppositional way. अब देखो, let's suppose तुमने एक फिल्म के अंदर देखा जेंडर इनइक्वालिटी, ट्रेडिशनल रोल ऑफ विमेन, ट्रेडिशनल रोल ऑफ विमेन। अब इस सिनेरियो को बहुत सिंपल सी बात करते हैं, हमारे पास एक है प्रेफर्ड कोड पे एक्सपेक्ट करने वाले लोग, फिर नेगोशिएटेड एंड फिर ऑपोजिशनल, यानी कि इस कंटेंट को देखो। अब आप कैसे लिखोगे, अब मैं आपको समझा रहा हूं। आपके जो कंजर्वेटिव्स होंगे, दे विल डिकोड दिस टेक्स्ट, जिसमें ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन दिखाया जा रहा है या जेंडर इनइक्वालिटी दिखाई जा रही है। तो जो आपके कंजर्वेटिव्स होंगे सोसाइटी के, दे विल कंज्यूम दिस टेक्स्ट एज अ प्रेफर्ड कोड, दे विल प्रेफर्ड। फिर ऑपोजिशन में कौन होंगे? फेमिनिस्ट। अब देखो, अगर इसी चीज को मैं लिखने बैठूं,
अब मैं लिखने बैठूंगा तो क्या लिखूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं इसका पूरा पैराग्राफ आपको बता रहा हूं। अब आप लिख सकते हैं अपने पास, अकॉर्डिंग टू द स्टूअर्ट्स हॉल ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल, द मीडिया ऑडियंसेस आर एक्टिव एंड दे यूज्ड टू कंज्यूम द मीडिया टेक्स्ट into preferred, negotiated and oppositional way. In this extract, the narrative rotates around the traditional role of women, which is more about the expressive role or domestic role, and there are so many things which highlights the class inequality. This media text may be decoded by the conservatives as a preferred code, as they support this idea, while the feminists will decode this text as a positional code because they reject the idea of traditional role of women and the gender inequality. सही है? तो क्या हो गया, आपका पूरा पैराग्राफ आराम से बिल्ड हो गया। ठीक है, नेगोशिएट में नहीं, अभी आसान कर लेते हैं ना, नेगोशिएट आ सकते हैं लेकिन हम उनको आसान कर लेते, बहुत इजी कर लेते। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और समझाता हूँ। लेट सपोज आप बात करते हो, आपकी कंटेंट के अंदर क्लास इनइक्वालिटी दिखाई गई। सही है, क्लास इनइक्वालिटी दिखाई गई। तो भाई क्लास इनइक्वालिटी अगर एक कंटेंट में नजर आ रही है तो इसका डेवलप करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अब देखो क्लास इनइक्वालिटी को कौन लोग अपोज करते हैं सोसाइटी में। मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट होते हैं वो क्लास इनइक्वालिटी के कंटेंट को अपोज करते हैं। देखिए क्लास इनइक्वालिटी में डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेटस भी आ सकता है। जी नहीं, फेवर में होते हैं ना, कम्युनिस्ट हो गए ऐसे। फिर आपके प्रेफर्ड कोड, इस चीज को प्रेफर कौन करता है? कैपिटलिस्ट। आप चाहें तो अगर आपको उनकी डिटेल में भी नहीं जाना तो आप सिर्फ उनको याद कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास इनइक्वालिटी आया तो आपने बोला भाई कैपिटलिस्ट विल सपोर्ट दिस कंटेंट, इंपीरियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कंजर्वेटिव्स विल सपोर्ट दिस आइडिया, व्हाइल द कम्युनिस्ट विल अपोज दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक और चीज को डेवलप कर लेते हैं। अगर आपके कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं से एथनिक इश्यूज, रेसिज्म या एजिज्म, ठीक है, या सेक्सिज्म, इस तरह के इश्यूज नजर आते हैं आपको कंटेंट के अंदर, तो मैं आपको एक बड़ा कोई जेनेरिक सा आइडिया बना के दे देता हूं। एजिज्म का मतलब होता है एज की बेसिस पे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन आना। एज की बेसिस भाई यानी कि आप या बच्चे ये काम नहीं कर सकते, बड़े ये काम करेंगे। इफ यू वांट टू बी द लीडर ऑफ द ट्राइब यू मस्ट टू अचीव दैट पर्टिकुलर एल्डरली स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, पुराने जमाने में जो एल्डरली होते ना, एल्डरली आइडियाज, एजिज्म के आइडियाज। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, अच्छा जी, प्रेफर्ड, नेगोशिएटेड एंड ऑपोजिशनल। अब देखो जो सोसाइटी में कंजर्वेटिव्स होंगे वो इन तमाम चीजों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो प्रोग्रेसिव्स होंगे सोसाइटी के अंदर वो इन चीज को अपोज करेंगे। तो अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके पास पूरे कंटेंट के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन दे ही ना एग्जामिनर, वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो देगा ही देगा। जब वो रिप्रेजेंटेशन देगा तो आप इन तमाम आइडियाज को सपोर्ट कर सकते हो कि भाई आप इस पूरे कंटेंट को यूज कर सकते हो। मैं एक और बार आपके लिए कंटेंट जैसे क्लास इनइक्वालिटी के लिए डेवलप कर लेता हूँ कंटेंट। ठीक है, अब आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू स्टूअर्ट्स हॉल ऑडियंस एज रिसेप्शन मॉडल, the media audiences are active and they used to consume the media text into active, negotiated in an oppositional way. In this extract, the media text rotates around the phenomena of class inequality and imperialism, or there is a differentiation in status which may be consumed by the capitalist with preferred code,
while the Marxist, socialist or communist will consume this media text with oppositional code because they reject the phenomena of class inequality or status differentiation within the society. सही है, तो मैंने आपको पूरा एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बना के दे दिया, जेंडर का भी दे दिया, इसका भी दिया, फिर आप एजिज्म का तो खुद बना सकते हो कि भाई ये जो कंजर्वेटिव्स होंगे वो प्रेफर्ड कोड में लेंगे और आपको प्रोग्रेसिव जो होंगे अपोजिशन कोड। देखो याद रखना, अगर आप स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी को रेफर कर रहे हो तो आपके लिए मीडिया टेक्स्ट से रेफर करना बहुत जरूरी है। अगर आप मीडिया टेक्स्ट से रेफर नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी का नाम दे दोगे, एग्जामिनर बोलेगा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, लेकिन वो आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर वो आपको थ्योरी के बेसिस पे मार्क्स चाहिए तो यू नीड टू रेफर दिस थ्योरी विद द कंटेंट, ठीक है। और अगर कंटेंट में नहीं आ रहा हो तो मत डालना, बिला वजह डालने के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और तुम्हारी जगह खाली फिलअप होगी, होगा कुछ भी नहीं, टाइम बर्बाद हो रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि इन चीज़ों में से निकालो, और 90% केसेस में आ जाता है। 10% मैं मानता हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर को दिमाग खराब हो जाता है, वो ऐसा कंटेंट निकाल के देता है जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन 90% केसेस के अंदर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर एग्जिस्ट करती होगी। अब वो जो मैंने आप लोगों को वो करवाया था, कौन सा वाला था, द ग्रेट वॉल करवाया था। अब द ग्रेट वॉल में इंपीरियलिज्म था, स्टेटस डिफरेंशिएशन था कि भाई एक है बादशाह चैंपियन बन गया, छत पे खड़ा हुआ है, देख रहा लड़ा रहा है सबको, जो गरीब सिपाही है वो मारा जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या होगा, इंपीरियलिस्ट विल सपोर्ट द कॉन्सेप्ट। इंपीरियलिस्ट कौन होते हैं, जो इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं, इंपीरियलिस्ट भी हो सकते हैं जो स्टेटस को, और जो मार्क्सिस्ट हो गए, वो जनरेशन के लोग हो गए जो इक्वालिटी चाहते हैं सोसाइटी में, दे विल कंज्यूम दिस कंटेंट एज अ अपोजिशनल कोड कि भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत है, दोनों तरह के इंसान है, बट दोनों इंसान जो है वो डिफरेंस बहुत है, सही है। तो बहुत सारे टेक्स्ट हो सकते हैं जिसके अंदर अच्छा बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने आप लोगों को वो कराया, डाउनटन एबे करवाया था, डाउनटन एबे के अंदर जेंडर वाली बात आ जाएगी, मार्क्सिस्ट क्लास की बेस पे डिफरेंशिएशन की बात अपोज करते हैं, ठीक है। जेंडर में फेमिनिस्ट कहेंगे भाई जेंडर ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन आर परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल विच इज, अब वहां पे उसमें फेमिनिस्ट डालेंगे ना बेटा, उसमें फेमिनिस्ट डालेंगे क्योंकि फेमिनिस्ट कहते हैं कि भाई देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ रोल बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक हो गया। तो आप इस टेक्स्ट को इस तरह से यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है जी।